नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। दो ध्रुवीयता का अंत। उसमें हम सबसे बात करते हैं कि हमने कल थोड़ा सी जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली क्या थी, इस मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, सोवियत प्रणाली क्या है। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है यूएसएसआर का क्या मतलब है। तो ध्यान रखना, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई। ये 1917 के अंदर समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ये हमारा यूएसएसआर जो आया है वो आया 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई थी उसके बाद अस्तित्व में आया है। और ये क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो क्रांति हुई है वो किसके विरोध में हुई है। पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में। किसके प्रिय विद्यार्थियों? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई है। समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी और ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की सत्ता को समाप्त करने के और समाज को समता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं तो ये 1917 के अंदर जो समाजवादी क्रांति आई अस्तित्व में आई थी, ये पूरी की पूरी जो समाजवादी जो क्रांति आई थी वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आई। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है या पूंजीवादी विचारधारा है, उसके विरोध में ये प्रकट हुई है। और जो समाजवादी जो व्यवस्था है ये क्या है? समाज में एक समतामूलक समाज की स्थापना की जरूरत के हिसाब से आई है। ठीक है, यहाँ ऐसा करने से सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की सत्ता को प्राथमिक महत्व दिया। किसको दिया? प्राथमिक महत्व दिया। और सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। क्या थी? धुरी कौन सी थी प्रिय विद्यार्थियों? कम्युनिस्ट पार्टी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि सोवियत जो राजनीतिक प्रणाली की जो धुरी है वो कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। कोई भी अन्य दल या विपक्ष के लिए कोई भी जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। पूरी तरह से ये जो अर्थव्यवस्था है, सारे के सारे जितने भी जो उद्योग हैं, भले रेलवे उद्योग हैं या कोई भी और दूसरे उद्योग हैं, सारे के सारे किसके नियंत्रण में है? राज्य के नियंत्रण में है। यहाँ निजी संपत्ति का कोई भी स्थान नहीं है। निजी संपत्ति का कोई भी स्थान नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमारे जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो किसके आ गए थे अंकुश में? पूर्वी यूरोप के देश ये सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। सोवियत सेना ने फांसीवादी ताकतों के चुंगल से मुक्त कराया। यानी सोवियत सेना ने क्या कराया? पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनको फांसीवादी जो ताकतें हैं, कौन सी ताकतें? फांसीवादी जो ताकतें हैं उनके चुंगल से यह मुक्त करवाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि फांसीवादी जो ताकतें हैं उनसे चुंगल से यह मुक्त करवाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि इन्हें सभी समाजों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर डाला गया और इन्हें समाजवादी खेमे में देश और दूसरी दुनिया कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अच्छा बन सकता है यहाँ प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे यदि आपसे पूछ लिया गया कि दूसरी दुनिया किसे कहा गया है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी दुनिया या अपन कह सकते हैं समाजवादी खेमे के देश किसे कहा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सवाल का सही प्रत्युत्तर होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के जो देश थे उसे सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। उन देशों को सोवियत सेना ने फांसीवादी ताकतों के माध्यम से चुंगल से मुक्त कराया और उन देशों के अंदर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ ने अपनी समाजवादी प्रणाली के माध्यम से इस प्रकार से डाला गया। इस वजह से उन देशों को समाजवादी खेमे या दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। इस बात करते हैं कि यहाँ पर अपन इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की महाशक्ति के रूप में उभरा। किसके रूप में उभरा? महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा थी। यानी अपन बात करते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ अमेरिका के बाद हमारा दूसरा स्थान जो था वो किसका था? सोवियत संघ का था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी
उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, बहुत सारा ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ बहुत प्रचुर मात्रा में, क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? रूस माना जाता है, सोवियत संघ रूस माना जाता है। और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ, यानी विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। क्या थे? मशीनरी उत्पाद शामिल थे। यहाँ पर सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। ये सारे के सारे देश जो थे आपस में जुड़े हुए थे। किससे? सोवियत संघ की भले ही दूर दराज के इलाके थे, लेकिन आवागमन की सुव्यवस्थित प्रणाली के कारण और विशाल प्रणाली के कारण भी वो आपस में क्या हुए? जुड़े हुए थे। सोवियत संघ की जो घरेलू स्थिति है, अपन बात करते हैं, सोवियत संघ की जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। बहुत सारा घरेलू उपभोक्ता भी क्या था? बहुत उन्नत था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता वर्ग बहुत उन्नत था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों कि पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। कहाँ पर होता? सोवियत संघ। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग बनाने में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, यानी क्वालिटी इतनी नहीं थी। कहने का तात्पर्य, जो पश्चिमी देशों के अंदर जो क्वालिटी थी, कौन से देशों में प्रिय विद्यार्थियों? पश्चिमी देशों के अंदर जो क्वालिटी थी हमारे को देखने को मिल रही है, वो क्वालिटी पश्चिमी देशों के स्तर की जो थी वो क्वालिटी यहाँ पर नहीं थी। सोवियत संघ में हाँ प्रचुर मात्रा में यहाँ पिन से लेकर बड़ी बड़ी कारें या सब चीजें जो एक मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही थी, लेकिन पश्चिमी देशों की स्तर की जो क्वालिटी थी वो इस सोवियत संघ के अंदर नहीं थी। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों की न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती है, कौन सी? प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, उन प्राथमिक आवश्यकताओं की वो क्या कर रही थी? एक सुनिश्चित कर दिया था। और सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजें, मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं और इसके अलावा शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण और अन्य चीजों की रियायती दर पर मुहैया कराती थी। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, जो एक मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजें, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, ये सारी उपलब्ध कराने में सोवियत संघ की सरकार बहुत ही सफल थी। इसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था है, तो यहाँ बेरोजगारी नहीं थी, बहुत ही बेरोजगारी नहीं थी, 1% भी बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का या प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था, पूरे के पूरा राज्य का ही स्वामित्व था। निजी संपत्ति का यहाँ कोई बोलबाला नहीं था। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं में स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। सारा का सारा नियंत्रण किसका था? राज्य का था। बहरहाल अपन बात करते हैं सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। धीरे धीरे अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर सोवियत प्रणाली के अंदर नौकरशाही होती है, उसके अंदर भ्रष्टाचार पनपता है, यानी शिकंजा कसता है। और ये प्रणाली सत्तावादी होती गई। कैसी हो गई? सत्ता, यानी अपने पास पावर ले लिया इस प्रणाली ने, पूरी नौकरशाही प्रणाली ने धीरे धीरे सत्ता, जिसकी वजह से क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद नागरिकों का जो जीवन था वो बहुत ही कठिन होता चला गया। नागरिकों का जो जीवन था, उनकी जो आवश्यकताएं थी, उनका कार्य जो थे वो नहीं मिल पा रहे थे। इसके साथ ही प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर देखिए कि लोकतंत्र था वहां पर, लेकिन लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण, लोकतंत्र पूरी तरह से लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति को अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सारी की सारी वो किसके माध्यम से? चुटकुलों के माध्यम से या कार्टून के माध्यम से अपनी विचारों को व्यक्त करते थे। सोवियत संघ के अधिकांश संस्थाओं के सुधार की जरूरत थी। बहुत सारी जो संस्थाएं थी उनमें भ्रष्टाचार पनप चुका था, उनमें संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी। और सोवियत संघ ने एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और इस दल के सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था, बहुत ही गहरा अंकुश था। और ये दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, ये जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह नहीं थी। जनता की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी कर नहीं पा रहे थे। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों में साझ सवाल अपने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर, 15 गणराज्यों को मिलाकर, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर बन सकता है। देखिए यहाँ पर जो सवाल बन सकता है वो ये है कि यहाँ पर 15 गणराज्य मिलकर, कितने? 15 गणराज्य मिलकर, 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। लेकिन पार्टी ने इन जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे के रूप में
नक्शे के रूप में संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का एक हर मामले में प्रभुत्व था। हर मामले में क्या था? प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित थी और दमित महसूस करती थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने आप में क्या करती थी? दमित महसूस करती थी। और यहाँ पर देखिए, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका के बराबर की टक्कर दी थी। इतनी ताकतवर थी कि यहाँ पर अमेरिका को भी कई बार टक्कर दी गई, लेकिन इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। किसको? सोवियत संघ को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कई बार इसने सोवियत संघ ने अमेरिका को टक्कर दी, लेकिन भारी कीमत, क्योंकि सोवियत संघ की प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में वो पीछे रह गया। कौन? ये इन्हें कदम से कदम नहीं मिला पाया। कौन? सोवियत संघ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर सोवियत संघ ने अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि ये अब जो सोवियत संघ था वो अपनी जो जनता की जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी, उन आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। और वो पूरा का पूरा अपना फोकस कहाँ पर कर रहा था? युद्ध में कर रहा था। तो शीत युद्ध के दौर में कर रहा था, ज्यादातर अपने हथियारों का निर्माण कर रहा था, सेना को तैयार साजो सामान कर रहा था। इस वजह से अपनी जो जनता की जो आकांक्षाएं थी, कौन सी? राजनीतिक आकांक्षाएं, या अपन कह सकते हैं आर्थिक आकांक्षाएं या प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब हस्तक्षेप किया था? 1979 में किया था। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। और हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, और लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वे पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गए। हाँ, ये बात है कि यहाँ पर लोगों ने लगातार मेहनत की, लेकिन यहाँ पर जो उत्पादन था वो बढ़ा। प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिमी देशों के बहुत पीछे छूट गए, और इससे हर तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सारे के सारे जो उपभोक्ता वस्तु थी उनकी क्या हो गई? यहाँ पर कमी हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। उपभोक्ता वस्तुओं की यदि कमी हो जाती है तो क्या होता है? आपको पता है कि वहां की जनता अपनी आकांक्षाओं के पूरा करने के लिए सरकार के लिए तरसती है, और सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो वहां की जनता सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर देती है। अब देखिए, यहाँ पर इसी तरह से उपभोक्ता वस्तुएं की कमी हो गई, और खाद्यान्न का भी आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई, और इस अंत में ये ठेर सी गई थी। हम प्रिय विद्यार्थियों बात कर रहे थे कि सोवियत प्रणाली के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से सोवियत प्रणाली एक तरह से 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में आते आते व्यवस्था लड़खड़ा गई थी, और उसके बाद ठेर सी गई थी। और उसके बाद शासन व्यवस्था में क्या बदलाव आ रहा था? देखिए, यहाँ पर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक चित्र दिखाया गया है, व्लादिमीर लेनिन। देखिए इस पर बनने वाले कुछ सवाल आपसे सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ये 1870 से 1924 है। 1870 में इसका जन्म हो रहा है, 1924 में इनकी मृत्यु हो रही है। ये महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और ये कौन है आदमी? देखिए यहाँ पर बात करते हैं। ये हमारे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी या पार्टी के संस्थापक हैं, और इसी व्यक्ति, इस जो महानुभव है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस चित्र के अंदर डायग्राम में, यही व्यक्ति हैं जो 1917 के रूसी क्रांति के नायक हैं। और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में 1917 से 1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक, अध्यक्ष और मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार माने जाते हैं। यदि आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि सोवियत ये जो समाजवादी जो 1917 के अंदर जो समाजवादी क्रांति हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो ध्यान रखना लेनिन के नेतृत्व में। असाधारण सिद्धांतकार हैं, उसने असली जामा पहनाने में महारती हासिल की, और पूरी दुनिया में पूरी की पूरी जो दुनिया है उसके अंदर साम्यवाद की प्रेरणा स्रोत, यानी साम्यवाद को जो जन्म देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? ये व्लादिमीर लेनिन। इन्हीं को बारे में आपको रखना है याद। आपको 1917 में रखना है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी को जन्म देने वाले हैं, उनका नाम है लेनिन, और इसी के नेतृत्व में रूस की क्रांति होती है 1917 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दुनिया के अंदर जो समाजवाद है वो इन्हीं की देन मानी जाती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे बात करते हैं। देखिए
गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है। गोर्बाचोव को लेकर देखिए, अब यहाँ पर हमारी सोवियत संघ जो है उसका नेतृत्व कौन संभाल रहे हैं? गोर्बाचोव। ये वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं और यहाँ पर सोवियत संघ की व्यवस्था में जो आया है उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करते हैं। और सुधार करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी नीतियां होती हैं वो हमारे उल्टी पड़ जाती हैं, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन का कारण बनता है। देखिए क्या हुआ था। मिखाइल गोर्बाचोव, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मिखाइल गोर्बाचोव इस व्यवस्था को सुधारना चाहा और ये 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने कब अपनी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे? तो ध्यान रखना 1980 के अंदर। पश्चिमी देशों की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार की बहुत जरूरी हो गए थे। क्या हो गया था? सुधार करना बहुत जरूरी हो गया था। पश्चिमी जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ही क्रांति का प्रभाव हो रहा था। हमारे इंटरनेट, कंप्यूटर वगैरह ये सारी की सारी हो रही थी। अब उन देशों की बराबरी करने के लिए हमारे सोवियत संघ के अंदर भी कुछ सुधारों की जरूरत थी। तो गोर्बाचोव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। अब देखिए यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी एक छत्र राज था, उसमें थोड़ा सा ढीलापन दिया जाता है और जनता को स्वतंत्रता दी जाती है। थोड़ी सी जनता को क्या दी जाती है? स्वतंत्रता दी जाती है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी मिलती है और उसमें लोकतांत्रिक रूप दे यानी लोकतंत्र को रूप अपनाने का फैसला किया जाता है। इस फैसले से कुछ ऐसी भी परिणतियां रही जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। यानी क्या हो सकता है इसका अंदाजा नहीं था। न तो हमारे गोर्बाचोव को अंदाजा था और न ही और किसी पॉलिटिकल लीडर को ऐसा था कि हमारे परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, जिनका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। सोवियत खेमे के क्या थे? हिस्से थे। लेकिन अब इन्हें देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया प्रिय विद्यार्थियों? सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण कि जैसे ही गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के अंदर थोड़ा सा ढीलापन दिया और लोकतंत्र की आजादी दी, उसके बाद यहाँ पर सोवियत संघ की जो सरकार थी या अपन कह सकते हैं पूर्वी यूरोप की जो जनता थी उसने हमारे धीरे धीरे क्या कर दिया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। गोर्बाचोव ने शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियां में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सारी की सारी देशों में साम्यवादी सरकारें गिर गई और वहां लोकतंत्र की स्थापना हो गई और वो सारे के सारे जो देश थे वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर चुके थे। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता गया। अब पहले तो क्या था? अमेरिका का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हमारी जो सोवियत संघ की जो सरकारें थी या अपन कह सकते हैं सोवियत संघ की जो जनता थी उसी ने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से उनकी आकांक्षाओं को पूरा न होने के कारण ये विद्रोह हुआ था। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों कि सोवियत संघ की अंदर विद्रोह का कारण था सोवियत संघ द्वारा वहां की जनता की आकांक्षाएं, राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा नहीं करने के कारण सोवियत संघ के खिलाफ विद्रोह हो गया था। इसे सोवियत संघ के विघटन की गति क्या हो गई? बहुत ही तेज हो गई। जब आम जनता ही आपस में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई या सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दे तो वहां पर क्या होगा? उस संघ का विघटन होना निश्चित होता है और ऐसा ही हुआ आखिरकार। देखिए, गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों का और लोकतंत्रीकरण की नीतियां चलाई और इन्हीं सुधारों का नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने क्या किया? बहुत ही विरोध किया। लेकिन गोर्बाचोव रुके नहीं। गोर्बाचोव ने यहाँ पर क्या किया? ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वतंत्रता दे दी गई, जिसके कारण 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। गर्मपंथियों ने क्या किया? इसे बढ़ावा दिया। देखिए, सोवियत संघ के अंदर भी कुछ ऐसे नेता थे जो गर्मपंथी थे,
तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी को पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं ले जाना चाहते थे। यल्तसिन ने इसे तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह नायक के रूप में उभरे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रिय विद्यार्थी यहाँ पूछा जा सकता है कि गोर्बाचोव की तख्ता पलट, या अपन कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के तख्ता पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति ने निभाई थी? तो ध्यान रखना वो था आदमी, कौन था? यल्तसिन। कौन था? यल्तसिन। यहाँ पर देखिए ये यल्तसिन ने तख्ता पलट करने में विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और वह नायक के रूप में उभरा। किसके रूप में? नायक के रूप में उभरा। और रूसी गणराज्य में जहां बोरिस यल्तसिन ने आम चुनाव जीत लिया, वो एक हीरो बन गया वहां पर, क्योंकि लोगों को आजादी देने वाला हीरो यही बना। तो आम चुनाव जीता और केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। यानी समाजवादी जो शासन व्यवस्था थी उसको मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। अब जो सत्ता थी वो जो मास्को, सोवियत संघ की जो राजधानी थी मास्को से, वहां से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादातर यूपी, यानी ऐसा जो ज्यादातर जो हुआ था वो विघटन का जो दौर शुरू हुआ था वो हमारे पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन देशों में अंदर ज्यादा हुआ। अपने को संप्रभु राज्य मानते थे और आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वह सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। अब बात करते हैं कि जो मध्य एशियाई जो गणराज्य थे वो स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 1991 के अंदर दिसंबर में यल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, वेरी इंपोर्टेंट, सोवियत संघ 1991 के अंदर दिसंबर में यल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, जिसमें हम बात करेंगे रूस की बात करेंगे, यूक्रेन की बात करेंगे, इसके अलावा बेलारूस की बात करेंगे। ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिसंबर 1991 के अंदर सोवियत संघ के 3 गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की पार्टी समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिबंधित हो गई। और परिवर्तित सोवियत गणराज्यों के अंदर पूंजीवादी और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। किसको बनाया? पूंजीवाद और लोकतंत्र को क्या बना लिया? इसने अपना आधार बना लिया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी साम्यवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी सोवियत गणराज्य का विघटन की घोषणा हुई और यहाँ पर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों में खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और इसमें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस का सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर लिया गया। यानी जो सोवियत संघ ने जो भी जितनी भी जो संधियां करी थी या समझौते किए थे, जो भी सोवियत संघ के जो समझौते शर्तें थे, वो सारे के सारे समझौते उनकी पालना कौन करेगा? उत्तराधिकारी के रूप में अब हमारे सोवियत संघ करेगा। क्या करेगा? सोवियत संघ की जो जितने भी उत्तराधिकारी का जो कार्य था वो कौन करेगा? अब रूस करेगा, क्योंकि रूस उसका उत्तराधिकारी है। तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया और रूस को सुरक्षा परिषद, रूस को क्या किया गया? सुरक्षा परिषद का भी क्या दे दिया गया? देखिए, सुरक्षा परिषद की अंदर सीट दे दी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण। सुरक्षा परिषद की जो हमारी सोवियत संघ को जो सीट मिली हुई थी वो किसको दे दी गई? सोवियत संघ रूस को दे दी गई। सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियों की थी, उन सभी को निभाने का जिम्मा भी किसको दे दिया गया? रूस को दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी, या आपसे पूछा जा सकता है सोवियत संघ को जो स्थायी सीट मिली हुई थी सुरक्षा परिषद में, वो सीट किसको प्राप्त हुई थी? रूस को प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके अलावा सोवियत संघ ने जितने भी जो संधि समझौते किए थे उनका निभाने का दायित्व किसको सौंपा गया? रूस को सौंपा गया। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद समय से पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला।
जो जितने भी जो परमाणु परीक्षण किए थे या जो भी हथियार थे, वो सारे के सारे हथियार और परमाणु परीक्षण वो सारे के सारे किसको प्राप्त हुए? रूस को प्राप्त हुए। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। अब रूस क्या कदम उठा रहा है? निशस्त्रीकरण के लिए कुछ कदम उठाया, किसके साथ में मिलकर? अमेरिका के साथ। सोवियत संघ अब नहीं रहा, अब दफन हो चुका, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो दफन हो चुका है। अब क्या हो बनकर रह गया? अब हमारा सिर्फ रूस बनकर रह गया। और इस प्रकार से दिसंबर 1991 के अंदर सोवियत संघ रूस का क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों? विघटन हो गया। क्या हो गया? विघटन हो गया। यहाँ पर आपको कुछ चित्रों के माध्यम से उनके फैक्चुअल सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन पर भी आप थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि इससे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में सोवियत संघ के एक नेता है, उनके बारे में बताया गया, जिनका नाम है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन, इनसे जुड़े आपसे सवाल सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल पूछे जा सकते हैं। वो जोसेफ स्टालिन जो है 1879 में 1953 में इनका आ रहे हैं, और ये लेनिन के उत्तराधिकारी हैं। ध्यान रखना, जो हमारी बोल्शेविक क्रांति हुई थी, या अपन कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले लेनिन थे, और लेनिन के उत्तराधिकारी कौन है? जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ की मजबूत बनाने के दौर में 1924 से 1953 के नेतृत्व किया था, यानी सोवियत संघ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जोसेफ स्टालिन ने। कब से कब तक? 1924 से 1953। औद्योगिकरण के तेजी से बढ़ावा दिया और खेती को बलपूर्वक सामूहिकरण किया गया। खेती का क्या कर दिया? यानी हमारे पूरा का पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, खेती को राष्ट्रीयकरण किया गया, और जितने भी जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो सारा का सारा सरकार के नियंत्रण में आ गया। दूसरे विश्व युद्ध को जीत का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किसको? सारा का सारा जोसेफ स्टालिन को जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो जीत हुई थी वो जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में हुई थी। 1930 के दशक के भयानक आतंक और पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने के लिए और तानाशाही रवैये के कारण लिए भी इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी बहुत ही शक्तिवादी, सख्त कानून निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में भी इनकी पहचान होती है। जोसेफ स्टालिन, जब पार्टी के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, अपने विरोधी पनप गए थे, उनको कुचलने का कार्य भी इन्होंने किया था। अब आगे यहाँ पर देखिए, आप एक डायग्राम और जिस एक साइड में दिखाया गया सोवियत संघ के नेता। यहाँ पर देखिए, इनसे मिलिए, यह है निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव कब आ रहे हैं? देखिए आपको सब जो हमारे पहले आ रहे हैं लेनिन के बाद आ रहे हैं जोसेफ स्टालिन के बाद आ रहे हैं निकिता क्रुश्चेव। आपको इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से याद रखना है, ध्यान रखना है। जैसे 1917 से 1924 तक लेनिन रहते हैं, लेनिन के बाद 1924 से 1953 तक हमारे जोसेफ स्टालिन रहते हैं, और जोसेफ स्टालिन के बाद 1953 से लेकर 1964 तक हमारे सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति कौन रहते हैं? हमारे निकिता क्रुश्चेव। अब देखिए, निकिता क्रुश्चेव के समय ही हमारी शीत युद्ध का जो हमारा चरम बिंदु था, जो क्यूबा मिसाइल संकट माना जाता है, वो इन्हीं के समय था। जिनकी आपको तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, ये महान भव हैं जिनके समय में हमारे शीत युद्ध का चरम बिंदु यानी क्यूबा मिसाइल संकट भी इन्हीं के समय में हुआ था। यहाँ पर देखिए, इनके स्टालिन के नेतृत्व शैली है के आलोचक माने जाते हैं, और ये इन्होंने स्टालिन का नेतृत्व, उनका स्टालिन की जो भी कार्य किया था उसकी आलोचना की थी। 1956 में कुछ सुधार लागू किए थे। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण से अस्तित्व का सुझाव रखा था। पश्चिम में शांतिपूर्ण से अस्तित्व का सुझाव रखा था किसने? निकिता क्रुश्चेव ने। हंगरी के जन विद्रोह का दमन किया था, और क्यूबा के एक मिसाइल संकट में ये शामिल थे। क्यूबा के अंदर जो मिसाइल तैनात की गई थी, उस संकट में ये महानुभाव शामिल थे। यहां तक आपको प्रिय विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से। अब बात करते हैं कि हमारे सामने सवाल आता है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो जैसे ज्यादातर आपको जानकारी प्राप्त हो गई है कि सोवियत संघ में ऐसा था कि सोवियत संघ की जो आकांक्षाएं थी, या अपन बात कर सकते हैं सोवियत संघ की जो जनता थी, उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण सोवियत संघ का रूस का विघटन हुआ, और वहां की जनता ने ही आंतरिक रूप से विद्रोह कर दिया था। इस वजह से धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वो उन्होंने धीरे धीरे हमारी समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर उसने लोकतंत्र, या अपन कह सकते हैं कि हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे विघटन हो गया। और बाद में अपन बात करते हैं 1991 के आसपास, वहां पर तीन बड़े जो गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन, ठीक है, और ये तीनों गणराज्य थे वो अपने आप को अलग घोषित कर चुके हैं। इसी के साथ हमारे सोवियत संघ रूस का विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ? देखिए, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ?
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? दिमाग में आता है कि इतनी बड़ी महाशक्ति थी, वो अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ या साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही ये सवाल पूछना जरूरी नहीं है। और ये सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है, के पतन के समझने के लिए भी जरूरी है। उसके राजनीतिक व्यवस्था के पतन के लिए भी क्या है, उनको भी समझने के लिए क्या है, ये विद्यार्थियों समझने के लिए जरूरी है। पतन के लिए समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी है, यानी सोवियत संघ के पतन, सोवियत संघ के रूप में न तो कोई पहली राज व्यवस्था पहली बार टूटी है, न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर कारण हो सकते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, इसके प्रमुख कारण क्या थे। लेकिन इस मामले में हम एक सर्व सामान्य सबक से सीख सकते हैं। क्या हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी, वो अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा जा सकता है। सीधे सीधे इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं कि सोवियत संघ रूस का विघटन क्यों हुआ। इस सवाल का सीधा उत्तर बन रहा है कि सोवियत संघ जो है, देखिए यहाँ पर सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। यही संघ के पतन का प्रमुख कारण रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सवाल को ध्यान रखना। सोवियत संघ का विघटन का प्रमुख कारण क्या रहा था? तो सोवियत संघ है, उसकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं इतनी अंदरूनी रूप से कमजोर होने के कारण लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो पूरा नहीं कर सकी। यही कारण है कि सोवियत संघ का पतन का कारण रहा। कई सालों में, अब बात करते हैं कि कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही और इसी से उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी। क्या हो गई थी? उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा भाग हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नजर में देखने लगा, क्योंकि वो आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे थे। इस वजह से सरकार पर शंका जताने लगे, उसमें खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अब सरकार से खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, लेकिन सरकार के पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, संतोषजनक जवाब नहीं था। और ये व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और व्यवस्था में गतिरोध क्यों आया, इसका उत्तर काफी हद तक साफ हो गया। ये आपको पता चल गया कि ये व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों हुई थी, या इसके लिए सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, यह अर्थव्यवस्था क्यों हुई थी। फिर भी अपन बात करते हैं इस सिलसिले का एक बात स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार, यानी ज्यादातर अपना पैसा, जितना भी जो पैसा था, पूंजी थी, वो ज्यादातर पूंजी कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है? प्रिय विद्यार्थियों देखिए, परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया, जिसके कारण जनता की जो आकांक्षाएं थी और जो अपन कह सकते हैं प्राथमिक आवश्यकताएं थी, वो प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं करने के कारण सोवियत संघ की जनता ही सोवियत संघ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसी कारण से सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था। तो ध्यान रखना, परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधनों को पूर्व यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च कर दिया। ये ना आपको पता होगा कि हमारे शीत युद्ध के दौरान आपको पता होगा सीटो, नाटो नाम के ऐसे संगठन बने थे जो हमारे जो विकासशील थे राष्ट्र थे, उनको अपने संघ में या गठबंधन, हमारे संगठन में शामिल करने की इनके बीच में होड़ लगी हुई थी। इस वजह से अब सोवियत संघ उस समय क्या हो रहा था कि जितने भी जो विकासशील देश थे, उन विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने गुट में शामिल करने का प्रयास कर रहा था, जबकि वो अंदर अपनी ही जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा था और बाकी देशों की वो दानवीरता का पाठ पढ़ा रहा था और उनको आर्थिक सहायता मुहैया करवा रहा था, जो हमारे सोवियत संघ की जनता को हजम नहीं हुआ। ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे, इसे सोवियत संघ का गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत संघ की व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इस व्यवस्था का सोवियत संघ की जो जनता थी वो व्यवस्था सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ एक और बात हुई, और वो क्या बात हुई थी कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ गई। अब क्या हुआ कि वहां पर देखिए सोवियत संघ की जो जनता थी उसको भी पता चल चुका था कि हम स्वतंत्रता का जो स्वाद था वो मिल चुका था। उनको ये पता चल चुका था कि
पश्चिम के जो लोग हैं वो कैसे अपनी जीवन जी रहे हैं, जबकि हम सोवियत संघ के अंदर अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। तो वो पश्चिमी सभ्यता के प्रति आकर्षित हो गए थे, उनकी जो भौतिकवादी दुनिया है उनकी तरफ आकर्षित हो चुके थे, और इस वजह से जो सोवियत संघ का जो बंधन लगाया हुआ था उसको वो तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, अपनी राज व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवादी व्यवस्था से बदतर है। यह ना हमेशा से यह बताया जा रहा था कि सोवियत संघ की जनता को यह बताया जा रहा था कि पश्चिमी जो व्यवस्था है या पश्चिमी राज व्यवस्था है उनसे हमारी सोवियत राज व्यवस्था बेहतर है। लेकिन जनता को अब समझ में आ चुका था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिमी देशों की पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर नहीं है बल्कि पिछड़ी हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। इसके कारण क्या हुआ, काफी जो सोवियत संघ की जो जनता थी उसको हमारे काफी धक्का लगा। ठीक है, किस रूप में, राजनीतिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी वहां की जनता को बहुत गहरा धक्का लगा। सोवियत संघ के प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के 70 सालों के तक शासन किया था। कितने सालों तक शासन किया था प्रिय विद्यार्थियों? 70 सालों। देखिए हमारे 1917 के अंदर यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी आ रही है और 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी की शासन हट जाता है। तो 70 सालों तक सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक, 70 सालों तक जब शासन किया था। और ये पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही है, जनता की जो आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं को पूरा करने में यह सफल नहीं रही। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार फैल चुका था पार्टी के अंदर और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था में असक्षमता थी। यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इन पार्टी की जो गलतियां थी, पार्टी के अंदर जो कमियां थी उस असक्षमता को दूर कर सके। इसके साथ साथ शासन में ज्यादा खुलापन दे दिया गया, यानी स्वतंत्रता दे दी गई, लोगों के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद भी सत्ता का केंद्रीकृत होना, यानी इतनी बड़ी, आपको पता है कि सोवियत संघ इतना बड़ा था तो वहां पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांतीय व्यवस्था नहीं कर रखी थी, सारी की सारी केंद्रीय सत्ता थी, एक ही व्यक्ति के अंदर सत्ता निहित थी, जिसकी वजह से भी वहां पर अपनी सत्ता को कंट्रोल नहीं पड़ा। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई और इससे पर बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले थे, यानी पार्टी के जो अधिकारी वर्ग थे उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले हुए थे, विशेषाधिकार मिले हुए थे, ज्यादा विशेषाधिकार मिले थे, जबकि वहां पर आम नागरिक को विशेषाधिकार नहीं मिले थे। उन विशेषाधिकारों के कारण भी आम नागरिक और जनता के बीच में, आम नागरिक और जनता के बीच में क्या हो रहा था, ईर्ष्यावादी भावना जुड़ चुकी थी। तो लोग अपने अपने को राज व्यवस्था और शासकों को जोड़कर नहीं देख पा रही थी, वो अपने आप में इनको क्या कर रही थी, अपने इससे अलग कर रही थी। सरकार का जनाधार धीरे धीरे खिसकता चला गया, जनता धीरे धीरे सरकार के विरुद्ध होती चली गई और इसी कारण से धीरे धीरे हमारे सोवियत संघ के पतन के कारण बनने लगे। अब मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों ने भी इन दोनों समस्याओं का समाधान का वादा किया था। अब मिखाइल गोर्बाचोव आते हैं 1980 के अंदर, 1980 में मिखाइल गोर्बाचोव वहां सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति बनते हैं और ये वादा करते हैं कि हम इन समस्याओं का समाधान कर देंगे। गोर्बाचोव ने ऐसा किया। गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने और पश्चिम की बराबरी में लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का क्या किया था, वादा किया था। पश्चिमी ढील में देने का क्या किया, वादा किया। लेकिन गोर्बाचोव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गोर्बाचोव तो धीरे धीरे वहां पर उन बीमारी का इलाज कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का क्या कर रहे, प्रयास भी ठीक था। लेकिन ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है तो कि फिर भी सोवियत संघ रूस का विघटन कैसे हो गया। यानी हमारे सामने देखिए यह आता है कि जब मिखाइल गोर्बाचोव थे, वो अर्थव्यवस्था में सुधार और पश्चिम की बराबरी में लाने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। और यहाँ पर देखिए गोर्बाचोव ने रोग का ठीक ठीक निदान भी कर रहे थे और सुधारों को भी लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर भी हमारे सामने आता है कि सोवियत संघ
क्यों टूटा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिंदु पर बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सामने आता है कि फिर भी हमारे सोवियत संघ क्यों टूट गया था। आकर उत्तर ज्यादा विवादित हो जाता है। इस स्थिति में हम आगे इतिहासकार शायद इससे ज्यादा हमारे को बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। सबसे सटीक उत्तर तो ये जान पड़ता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर तो ये जान पड़ता है कि जब गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया था, जब गोर्बाचोव यहाँ उस देश यानी सोवियत संघ के अंदर जब ढीलापन दिया था यानी व्यवस्था में सुधार दिया था, तो लोगों को स्वतंत्रता का रस मिल चुका था, यानी स्वतंत्रता का रस मिल चुका था और लोगों के अंदर एक आकांक्षाएं या अपेक्षाओं का ऐसा उमड़ या अपन कह सकते हैं ज्वार उमड़ पड़ा था। लोगों की इच्छाएं और बढ़ गई थी और उन इच्छाओं को पूरा करने में सोवियत संघ की सरकार सक्षम नहीं थी। सोवियत संघ की सरकार सक्षम नहीं थी और जनता की आकांक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। गोर्बाचोव ढीलापन देते जा रहे थे, स्वतंत्रताएं देते जा रहे थे, लेकिन इधर अपन बात करते हैं जनता की आकांक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। इस कारण से देखिए लोगों की आकांक्षाएं उपेक्षाओं का ऐसा जुमार उमड़ा कि जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया था और सोवियत संघ ने जनता में एक तबके की सोच ये थी कि गोर्बाचोव को ज्यादा तेज गति से उठाने चाहिए और ये लोग उनकी कार्य पद्धति में धीरज खो बैठे। अब लोगों से अपेक्षा हो गई थी कि ज्यादा से जल्दी गोर्बाचोव को जल्दी से जल्दी निर्णय लेने चाहिए, जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए, लेकिन वो कदम नहीं उठा पाए, जिसकी वजह से लोग उनकी कार्य पद्धति में धीरज खो बैठे। उनकी जो आकांक्षाएं थी वो आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वो ही हमारे गोर्बाचोव की नीतियों के खिलाफ हो गए, निराश हो गए और ऐसा इन लोगों ने जैसा सोचा वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ और संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था, बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था क्योंकि सोवियत संघ सरकार धीरे धीरे उनको रेवड़ियों की तरह बांट रही थी। तो जनता को एक हिस्से में खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था में फायदे में थे, उनके विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं। यानी अब देखिए यहाँ पर जनता तो उसके साथ विद्रोह तो कर रही थी, इसके साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, जो सत्ता के लोग थे, वो ही हमारे गोर्बाचोव के खिलाफ हो चुके थे। क्योंकि गोर्बाचोव ने यहाँ पर बात करते हैं, गोर्बाचोव ने जनता को बहुत सारे अधिकार दे दिए, जिसकी वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे उनके विशेषाधिकार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। इस विशेषाधिकारों के खत्म होने के कारण जल्दी जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वही गोर्बाचोव को धोखेबाजी कर रहे थे। तो गोर्बाचोव ने बहुत जल्दीबाजी दिखा रहे थे और इस खींचातान में गोर्बाचोव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया और जो लोग उनके साथ थे उनका भी अब धीरे धीरे मोहभंग हुआ। और ऐसे में ही लोगों ने सोचा कि गोर्बाचोव खुद अपनी ही नीतियों को ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप को ही बचाव नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से सरकार भी उनके साथ खिलाफ हो चुकी थी और इस तरह से धीरे धीरे हमारे गोर्बाचोव सरकार के सत्ता पक्ष का जो समर्थन था वो खो चुके थे। इधर जनता उसका विरोध कर रही थी और अपनी नीतियों को बचाने का वो प्रयास कर रहे थे। इन सारी बातों के बावजूद भी संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और इस सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग इससे भी दंग रह गए। सबसे बड़ी बात शायद हो सकता कि हमारी बात करें तो सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, लेकिन एक घटना थी जो सबसे ज्यादा हमारी अधिकांश उनको पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत संघ का व्यवस्था के अंदर के लोग भी इसे दंग रह गए, देखते रह गए। और ये घटना थी राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। यानी जनता के अंदर अब राष्ट्रवादी भावना जाग चुकी थी और लोग अब संप्रभुता की इच्छा जाहिर कर चुके थे। रूस और बाल्टिक गणराज्य बहुत ही महत्वपूर्ण, रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया, यूक्रेन और जॉर्जिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्जिया सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। इसी मसले से अलग अलग राय मिलती है और एक विचार
ये भी था कि राष्ट्रीयता की इस भावना और तड़प से सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी, और इसी वजह से समूचे ये लग रहा था कि कहीं न कहीं यहाँ पूरे के पूरे सोवियत संघ के अंदर ये जो राष्ट्रीयता की भावना पहले से ही थी। चाहे सुधार होते या न होते, तो सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, ये तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में हम अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार और विविधता को इतनी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ये सोचना असंगत नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोरबाचोव के सुधारों और राष्ट्रवादी असंतोष की इस सीमा तक भड़काया कि उसे शासकों पर नियंत्रण भी नहीं रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बन सकता है प्रिय विद्यार्थियों कि गोरबाचोव के सुधारों से राष्ट्रवादियों के असंतोष की इस सीमा तक भड़का दिया था, राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़का दिया जिसकी वजह से गोरबाचोव उनका नियंत्रण भी नहीं कर सकता। विडंबना ये रही, देखिए विडंबना ये रही कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ की मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षा का उभार सबसे दमदार होगा। ये सोचते थे कि सोवियत संघ रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि गणराज्य रूस में धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ के सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया, और यहाँ के आम लोग अपने मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों को अलग थलग महसूस कर रहे थे, अपने आप से अलग थलग महसूस करना शुरू कर चुके थे, और इनका आपस में ही अलगाव था। और इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव गरकाया गया था कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब क्या हुआ कि जो सोवियत संघ थे उसमें कुछ ऐसे इलाके थे जिन्हें पूरी तरह से उनका विकास नहीं हो पा रहा था। इस वजह से सोवियत संघ को यह भी लग गया था कि ऐसे पिछड़े इलाकों की वजह से हमारे सोवियत संघ को क्या है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, इसलिए उनको अलग रहना ही उचित है। इस प्रकार से सोवियत संघ के विघटन के जो प्रमुख कारण मैंने आपको बताया प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रमुख कारण था। अब आपको बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए लियोनिड ब्रेजनेव, ये 1906 से 1982 में इनका जन्म हो रहा है। सोवियत संघ के ये राष्ट्रपति बने। ये 1964 में हम बात करते हैं हमारे खुश्चेव के बाद 1964 से 1982 में एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था, और अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर के संबंध में चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान में आक्रमण के समय यह महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो उम्मीद है साथियों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी, और आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आज क्लास कैसी रही, और इसी प्रकार से आपको लगातार 8 बजे हमेशा क्लास मिलती रहेगी। आप हमारी क्लास में लगातार बने रहें। जय हिंद जय भारत।